कि ये जो मवाजना किया जाता है आईपीएल एंड पीएसएल का, मोनोटनी ब्रेक हो गई है। कल कराची किंग्स ने अपने आप को अनाउंस किया कि इस बार हम वापस आ गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पेशावर का मैच था और कोयटा का मैच था, 216 रन हुए उसमें। उस सोच में बैठे हुए हैं कि हम 160 से शायद ऊपर नहीं जा सकते। कि आपने 6 या 7 रन करने, तो अगर आपने 3 या 4 डॉट कर लिए हैं तो आपको एक बाउंड्री चाहिए, अगर नहीं तो आपको कम से कम स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए। तो 20 ओवर की क्रिकेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 44 सबसे पहला हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ था, फिर उसके बाद 243 रिकॉर्ड हुआ। कल हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है वो 234 जो है वो कल चेज हुआ। अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो बेहतरीन बल्लेबाज है। किस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने थे, याद रह गया तो सिर्फ इतना, यहाँ बाबर है और यहाँ मोहम्मद आमिर है और वो डक पे एक बार फिर आउट होते हैं। मोहम्मद आमिर ने कल करके दिखाया कि आप किंग हैं, लेकिन मैं एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हूँ, मुझे लाइन लेंथ का पता है, आई नो हाउ टू ट्रैप यू। 8 डक का पीएसएल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड था कामरान अकमल के पास, अब सरपास कर दिया गया बिकॉज बाबर आजम हैज बिकम द बैटर जिसने 9th डक का रिकॉर्ड बना लिया है। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the fresh episode of Public Sports. With me here in the studios, I have been joined by seasoned sports journalist, Mr. Shahnawaz. Assalamu alaikum ji. How are you? जी वालेकुम अस्सलाम सरा, थैंक यू वेरी मच। जनाब, हम बात कर रहे हैं HBL PSL सीजन 10 की। हम हमेशा ये बात करते हैं कि आईपीएल और पीएसएल की हम जब बात करें, एक मेजर हमें डिफरेंस नजर आता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हमें लास्ट ईयर देखने को नहीं मिले। इस बार कोई बूम भी नहीं था। ऑफ कोर्स आपकी जब इंटरनेशनल क्रिकेट सफर कर रही होती है, आपकी टीम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सफर कर रही होती है, तो फैंस का दिल भी नहीं करता देखने का। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस के कोई बूम नहीं था राइट बिफोर द पीएसएल। हमने पहला मैच देखा, लो स्कोरिंग मैच था, लाहौर कलंदर्स का बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट था। लेकिन सेकंड एंड थर्ड मैच को हमने जब देखा, स्पेशली अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स ने करके दिखाया कि 2020 के टाइटल विन करने के बाद दे स्ट्रगल शाहनवाज साहब बिग टाइम। लेकिन उसके बाद कल जिस तरीके से एक टाइम पे लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान, बिकॉज दे केम ऑन बोर्ड एंड दे स्कोर्ड 234, इस टूर्नामेंट का फिलहाल का हाईएस्ट टोटल उन्होंने स्कोर दिया, टारगेट दिया कराची किंग्स को। लेकिन जब ऐसा लगा कि अली तरीन सुकून से मुस्कुराते हुए बैठे हैं कि ये तो आराम से हो जाएगा, उसी टाइम पे जनाब मुस्कुराहट का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है टुवर्ड्स सलमान इकबाल, क्योंकि कराची किंग्स जनाब करके दिखाता है 236 ऑन द लॉस ऑफ 6 विकेट्स 19.2 ओवर्स में आराम से करके दिखाते हैं। सो सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि ये जो मवाजना किया जाता है आईपीएल एंड पीएसएल का कि जी हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं है, मजा नहीं आता, कल तो वो मोनोटनी ब्रेक हो गई है। कल कराची किंग्स ने अपने आप को अनाउंस किया कि इस बार हम वापस आ गए हैं। सर सबसे पहली चीज़ देखें, मुआवजना तो हमारा बनता ही नहीं है। हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर के अलावा बाकी हमारी जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं, या पीएसएल आप इसको कह लें कि पीएसएल जितनी क्वालिटी क्रिकेट होती है, इतनी क्वालिटी क्रिकेट हमें आईपीएल में नज़र नहीं आती। सिर्फ वहाँ पे क्या है, फेम है, ग्लैमर है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, इस तरह की चीज़ें वो जब वो ऐड करते हैं तो वो ज़ाहिर है जो शायकीन हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि यार यहाँ पे हमें ग्लैमर भी नज़र आ रहा है, हमें फिल्म स्टार भी नज़र आ रहे हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो प्योरली क्रिकेट होती है। बहुत सारे माजी के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने हमेशा ये बात की है, अगर किसी ने अच्छे बॉलर्स फेस कर रहे हैं, किसी ने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो वो पीएसएल को ज्वाइन करे, पीएसएल खेले। तो मेजर डिफरेंस यही है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है, ठीक है, एक लिहाज से मैं इस बात से आपके एग्री करता हूँ कि जो फाइनेंशियली लिहाज से ज़ाहिर है आईपीएल में पैसे कुछ ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो पैसों को तरजीह नहीं देते, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को, अच्छी क्रिकेट को तरजीह देते हैं और वो नज़र आते हैं हमें जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो है पाकिस्तान सुपर लीग का, कि जिस तरह आईपीएल में होता है कि कुछ मैचेस के बाद आपको एक हाई स्कोरिंग मैचेस नज़र आते हैं सारा, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो पहला मैच हुआ लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, हमें लो स्कोरिंग मैच नजर आया। उसके बाद पेशावर का मैच था और कोयटा का मैच था, 216 रन हुए उसमें। और उसके बाद जो तीसरा मैच था वो कराची और मुल्तान का था, जिसमें ज़ाहिर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी सलमान इकबाल की और अली तरीन की। और हमने देखा कि शुरू के ओवर्स में अली तरीन काफ़ी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स नज़र आए, लेकिन बाद में उनका जो रिलैक्स होना था या वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, वो फिर हमें सलमान इकबाल नज़र आना शुरू हो गए। तो बात ये है कि हमारे शुरू के मैचेस में ही इतना बड़ा स्कोर होना शुरू हो गया है, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आने वाले मैचेस में
लोगों को कितनी तफरी मिलेगी, कितनी इंटरटेनमेंट मिलेगी। और मैं तो आज भी एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि ठीक है, इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता, हमेशा किसी ना किसी चीज़ की जो है वो कमी रहती है, ऐड ऑन करने की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह डे बाय डे जिस तरह पीएसएल आगे की तरफ बढ़ रही है, नेक्स्ट ईयर जो आपको पता है कि 12 टीमें हो जाएंगी, तो अच्छे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, जहां बात आपने की ना अच्छे की तरफ जा रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। स्कोर कार्ड भी बिल्कुल मेरे सामने है। मुल्तान सुल्तान जब आता है, टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान जनाब 105 रन ऑन बोर्ड करते हैं 63 बॉल्स पे। स्ट्राइक रेट उनका होता है 166 का। मैं सारे अब तक 3 मैचेस हुए हैं, हम बात करें 2 हाई स्कोरिंग मैचेस की बात भी करें, एक बड़ा मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है ब्रांड ऑफ क्रिकेट में, पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड ओवरसीज प्लेयर्स में। मैंने लिख भी रखा है। सऊद शकील की बात करें 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, रिजवान 165, खुशदिल शाह आते हैं कल 160। वेयरएल्स अगर हम ओवरसीज प्लेयर्स की बात करते हैं, टिम साइफर 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जेम्स विंस आते हैं 234 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, राइली रूसो 210 एंड अगर हम बात करें मेंडेस की 250। आपने आईपीएल की बात की रिसेंटली, हम बात करें मार्कस स्टोइनिस की 300 के स्ट्राइक रेट तक वो पहुंच चुके हैं। ही वाज प्लेइंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग अगेंस्ट सनराइजर्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक उस सोच में बैठे हुए हैं कि हम 160 से शायद ऊपर नहीं जा सकते, हमारा मैक्सिमम इतना ही है। तो ये जो हमारा अप्रोच है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये हमारी अप्रोच है ही नहीं। ये आपको किसने कह दिया हमारी अप्रोच है? हमारी तो अप्रोच आपने कल देखी है कि हमने 40 ओवर में 470 रन किए हैं, किए हैं ना। और उससे पिछले जो पिछला मैच हुआ है पिंडी इस्लामाबाद का, और उसका अपना इस्लामाबाद का था गालबन, पेशावर का और कोयटा का मैच था, तो 216 रन बने उसमें। तो आप खुद इन सारे रन्स को अगर कैलकुलेट कर लें तो आप देखें हमने टोटल 40 और 40 से 80 ओवर्स में कितने रन किए? 470 रन। ठीक है, नहीं 40 ओवर में हमने 470 किए, लेकिन अगर आप पेशावर और कोयटा का स्कोर भी उसमें ऐड करें तो आपने कितने रन कर लिए? देखिए हमारी अप्रोच, हमारी जो एक्चुअली माइंड सेट है, जो हम लोगों ने एक परसेप्शन बनाई हुई है अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में या पीएसएल के बारे में। हाँ, एक डिफरेंस मैं जरूर यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। वो डिफरेंस ये है कि जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, ये इनका ताल्लुक किन ममालिक से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई ओवरसीज प्लेयर्स है ना। तो वहां की पिचेस का जो डिफरेंस है वो आपको पता है कि वहां पे आपको थोड़ी तेज विकेटें मिलते हैं खेलने को, वहां पे जाहिर है थोड़े पेसर अच्छे होते हैं। तो बनिस्बत उसके हमारे पीएसएल में जो पिचेस हैं वो बैटिंग पैराडाइज हैं, तो जो बैटर्स की फेवर में होती हैं। तो इस चीज का मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कि वहाँ पे उस अंदाज से, उस तरीके से वो अगर आप उनको देखें, अगर अपने ममालिक में जब ये खेलते हैं तो इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी इतना ही है, बल्कि इससे कम भी होगा। लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस है, जो एडवांटेज होता है, जो पिचेस का जो एक बैटिंग पैराडाइज बन जाता है ना, तो वहां पे, और फिर आपके पास पाकिस्तान में डोमेस्टिक बॉलर खेल रहे हैं, आपके पास लोकल बॉलर्स खेल रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों की अप्रोच ये है कि हमने 160 तक जाना है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ पिचेस का है, और जाहिर है आपने एंटरटेन करना है शायकीन को, तो आपको तो बैटिंग पैराडाइज बनाने पड़ेंगे। तो आई थिंक कि ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है जिस पे बात की जा सके। अच्छा, ओके, एक और चीज, बिकॉज हम इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बात भी कर रहे हैं, ये आई थिंक डिस्कशन है इंटरनेट पे, लोगों का अपना अपना व्यू है, मैं आपका भी व्यू लेना चाहती हूँ। आपको लगता है कि शायद, क्योंकि हमने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करें, हमारे सामने इतने टूर्नामेंट्स गुजरे हैं और हमने एक तो स्ट्राइक रोटेशन का मसला तो देखा ही पाकिस्तान की बैट्समैन को सफ़र करते हुए, लेकिन डॉट बॉल्स को इतना ये लोग अवेल करते हैं कि परसेंटेज डॉट बॉल्स की रिसेंट चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत ज़्यादा थी। डू यू थिंक कि शायद पीएसएल के मॉडल में कहीं ऐसे इंक्लूजन होनी चाहिए थी या आगे होनी चाहिए कि भाई जो टीम कम डॉट बॉल्स खेले, कोई ना कोई इंसेंटिव हो उसके लिए, ताकि हमारे प्लेयर्स कहीं कोई लालच उनको आए, कहीं वो सोचें कि हाँ यार हमें डॉट बॉल्स को रोकना है। क्या ये होना चाहिए? नहीं, देखिए ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि देखिए अगर आप रेड बॉल की क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको समझ आती है कि आपने डॉट बॉल खेलने, आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है। लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने का 20 ओवर की क्रिकेट में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप जितनी शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है या जितनी या T10 क्रिकेट है या 20 ओवर की क्रिकेट है, पूरी दुनिया की क्रिकेट उठा के आप देख लें तो वहां पे तो या तो लाठीचार्ज है या चौके या छक्के। स्ट्राइक रोटेशन हमेशा आप सीखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। अब 20 ओवर में आप क्या स्ट्राइक रोटेट करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे ये चीजें जो है ये काउंट की जाती हैं कि यार एक बैटर है, अगर उसने पूरा दिन बैटिंग की है, उसने वक्त गुजारा है विकेट के ऊपर, तो उसको पता है कि मैंने यार
स्ट्राइक रोटेट करनी है। 50 ओवर में समझ आता है कि आपने 6 या 7 रन करने हैं, तो अगर आपने 3 या 4 डॉट कर लिए हैं तो आपको एक बाउंड्री चाहिए, अगर नहीं तो आपको कम से कम स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए। तो 20 ओवर की क्रिकेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सारा, ये इस चीज़ को पहले आप क्लियर करें कि 20 ओवर की जो क्रिकेट है वो जस्ट एंटरटेनमेंट है, मार धाड़ है और नथिंग मोर। तो अगर मारधार है, आप ही के सवाल से, मोहम्मद रिजवान ने जो अपनी हाफ सेंचुरी बनाई थी, वो आपने, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बाद में बेहतर हुआ है 50 के बाद, तो वो जो 50 थे उनके शुरू के, वो तो काफी स्लो मोशन थे ना। एक चीज तो मैं जानना चाह रही हूँ, प्लीज मेरी रहनुमाई कीजिए। मैं रहनुमाई बड़ी अच्छी तरीके से करता हूँ, आपकी टेंशन ना लें इस बात की। आप देखें कि मोहम्मद रिजवान कहाँ से आ रहे थे, न्यूजीलैंड से खेल के आ रहे थे, पहला मैच वो खेल रहे थे, और जब आप की फॉर्म न लगी हो, आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आप रन ना कर रहे हो, तो चाहे आप कप्तान हैं, चाहे आप सीनियर मेंबर हैं नेशनल टीम के, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेशर का एलिमेंट होता है उसको आपने हैंडल करना होता है। तो रिजवान ने शुरू में एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने थोड़ा वक्त गुजारा विकेट के ऊपर, जब उनको बॉल नजर आनी शुरू हुई उन्होंने अच्छे तरीके से रोलिंग शॉट्स खेले, लेकिन जो बॉल उनको मिला, उनकी एरियाज में जो बॉल आया उसने भरपूर फायदा उठाया, बाउंड्री लगाई उन्होंने, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी मैं इसलिए कहता हूं कि उन्होंने पहले सेट किया, उन्होंने टाइम गुजारा विकेट के ऊपर, और फिर जो टीम की रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्ट्राइक रेट भी अपना उन्होंने बेहतर करना था और एवरेज भी बेहतर करनी थी और रन्स भी करने थे। सो काउंट किया जाएगा एंड ऑफ द टाइम कि मोहम्मद रिजवान ने कितने बॉलों पे कितने रन्स किए, किस स्टेज पर उनकी जो परफॉर्मेंस है टीम के लिए कितने फायदेमंद थी, या उनके अपने जो अपना बैटिंग अगर वो कर रहे हैं तो अपने लिए कितने फायदेमंद। अच्छा, जहां तक हम बैटिंग के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स हमने देखा कराची किंग्स, बिकॉज ये कल जो एक मैच ने बेंचमार्क क्रिएट कर दी है, डेफिनेटली अब हम एज अ फैंस भी ये चाहते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच हो, और ये जो हाईएस्ट कल चेज हुआ है ये पीएसएल की हिस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिकॉर्ड के एतबार से थर्ड हाईएस्ट चेज किया गया है। 244 सबसे पहला हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ था, फिर उसके बाद 243 रिकॉर्ड हुआ, और जो कल हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है वो 234 जो है वो कल चेज हुआ। तो कल जब जहां हम चेजिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक मेजर पार्टनरशिप है जिसकी वजह से ये मैच जो है वो जीत पाया कराची किंग्स, ऑफ कोर्स दैट वाज अ पार्टनरशिप बिटवीन जेम्स विंस एंड खुशदिल शाह। जनाब 142 की पार्टनरशिप थी। खुशदिल शाह के जरा रोल के बारे में बात करते हैं, बिकॉज देखें ओवरसीज प्लेयर्स तो आ रहे हैं, ये आएंगे खेल के चले जाएंगे, हमारा फोकस है हमारा टैलेंट, कि हमारा टैलेंट इसमें और कितना जो है वो इंप्रूव करा है। हाउ डू यू सी खुशदिल शाह's इनिंग, बिकॉज उन पे बड़ा एक इन्हिसार किया जा रहा था और उन्होंने अपनी टीम को, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप बेहतर मुझे बता सकते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि कल 37 बॉल्स पे 60 रन्स उन्होंने किए, शानदार बैटिंग। तो मुझे लगा वो 92 में वो जो गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से इंजमाम अपनी टीम के लिए मौजूद थे और उन्होंने मैच फिनिश किया, कल लगा कि जिम्मेदारी ली खुशदिल शाह ने और उन्होंने वो करके दिखाया। अच्छा, वो खुशदिल शाह का फॉर्म में होना एक विच इज अ गुड साइन, क्योंकि लास्ट ईयर और 2-3 साल से वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे थे और इस दफ़ा कराची ने उनको पिक किया था। लेकिन खुशदिल शाह की जो फॉर्म लगी हुई है ना वो बीपीएल से लगी हुई है, बिग बैश नहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। जब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए हैं तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसी परफॉर्मेंस की वजह से हमने जो उनकी सिलेक्शन थी नेशनल टीम में वो भी उसी परफॉर्मेंस की वजह से हुई है, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। तो जाहिर है जब आप न्यूजीलैंड का टूर करके आए हैं, मुश्किल पिचेस पे खेल के आए, जो आपके बॉलर्स थे जिनके अगेंस्ट आप खेले हैं वहां भी उन्होंने रन्स किए, और तो मेरा नहीं ख्याल था कि कराची जैसी बैटिंग पैराडाइज के ऊपर खुशदिल शाह जो इनफॉर्म बैटर हैं वो रन्स ना करते। लेकिन टर्निंग पॉइंट भी वही था जहां पे खुशदिल शाह ने क्रिस जॉर्डन को 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, वहां से पूरा मैच जो था वो चेंज हुआ और रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली उन्होंने। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से मतलब मैं थोड़ा डिसाइड हुआ था कि उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, जिस तरह जेम्स विनिस रन आउट हुए और उसके साथ ही फिर खुशदिल शाह भी आखिर जावेद की बॉल पे बोल्ड हो गए। तो मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह इनफॉर्म बैटर हैं और आने वाले मैचेस में एक बड़ा अहम रोल जो है वो कराची के लिए प्ले करेंगे, और जो मिडिल ऑर्डर की जो उनकी जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते हुए नजर आए, और मुझे लग रहा है कि फिर कराची जो है वो हमें टॉप 4 में तो नजर आ ही रहा है, लेकिन वो टॉप 2 में भी जा सकता है। और एक सबसे बड़ा जो हमने कल देखा वो कराची किंग्स की जो कप्तानी कर रहे थे डेविड वार्नर, उसकी मेन रीजन है कि जो ऑस्ट्रेलियन जितने भी है, जितना बड़ा मैच होता है, जितना बड़ा टोटल होता है, जितना मुश्किल मैच होता है, उसको उतने ही अच्छे तरीके से वो टैगल करते हैं और परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कल जब पोस्ट मैच डिस्कशन हो रही थी डेविड वार्नर से, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब अपनी टीम के साथ होता हूँ, मैं सोशलाइज करता हूँ, मैं वोकल होता हूँ, मैं जेल इन कर जाता हूँ उनके साथ। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो बिकॉज एक ही मैच हुआ है,
आई डोंट नो इसके ऊपर कितना बेहतर रहेगा बात करना, लेकिन शान मसूद की कैप्टनसी और डेविड वार्नर की कैप्टनसी एक मैच के बाद, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? ये बहुत बड़ा फर्क है। अब आप देखें ना, शान मसूद को पहले तो बात ये होती है कि भाई शान मसूद को हमने कप्तान बनाया क्यों है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं, क्रिकेटर्स के जो हल्के हैं वो कहते हैं कि शान मसूद की तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, उन्होंने उसको कप्तान बना दिया। तो क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं। और डेविड वार्नर जो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनका एक वसी तजर्बा है। और शान मसूद का और डेविड वार्नर का कोई जोड़ नहीं है। मैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकाल लिया आपने, लेकिन फिर भी शान मसूद को सीखना चाहिए कि क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारी टेस्ट टीम के कप्तान हैं, तो ऑब्वियसली डेविड वार्नर भी उनके साथ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं उनको। तो उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जहां ये बात हो रही है, ऑफ कोर्स कराची किंग्स ने मैच जीता है, एक रिकॉर्ड बनाया अपने लिए, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि देयर वर फ्लॉज। अगर हम बात करें, सही है, इट वाज अ बैटिंग पैराडाइज फॉर बोथ ऑफ देम, लेकिन आपकी बॉलिंग टेस्ट तभी होती है जब आपको कंडीशंस फेवर नहीं कर रहे हैं। डू यू थिंक कि अगर हम दोनों टीम्स के बारे में बात करें, they both were actually lacking being accurate in their line and length. शायद हसन अली was better among all. What do you think? नहीं, हसन अली भी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है और हमने देखा कि वाहिद हसन अली हमें कल नजर आए जिनको रिवर्स मिल रही थी, जबकि क्रिस जॉर्डन को हमने देखा कि शुरू में उनके बॉल्स बड़े एक्यूरेट हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, कराची क्योंकि ज़ाहिर समंदर है तो थोड़ा रिवर्स स्विंग मिलता है फास्ट बॉलर्स को। सेकंड टाइम पे रात का मैच था, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आया कल, वो जो गर्मी का जो एक एलिमेंट था, जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो बॉलर्स को जितना ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो एक तो बॉल जो थी वो प्रॉपर ग्रिप नहीं हो रही थी। और ज़ाहिर है जब आपकी बॉल ग्रिप नहीं होगी, ना सीम होगा और ना आप उसको अपनी मर्जी से अपनी जिस एरिया में आप बॉल करना चाह रहे हैं वहाँ पे नहीं होगा, तो ये एक दो मुझे प्रॉब्लम्स नजर आई हैं। फिर बात वही है कि बॉलर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता जब आपके पास इतना बैटिंग पैराडाइज हो। बॉलर्स के पास मैक्सिमम वेपन क्या है, वो बाउंसर मारते हैं, एक के बाद आप दूसरा बाउंसर कर नहीं सकते, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई डिफरेंट बॉल करेंगे। लेकिन जब जिस तरह की पिचेस थी, जिस तरह का बैटिंग ट्रैक था, जितनी हाइप थी, जितना उस वक्त मैच के अंदर वो काफी गर्मी सर्दी चल रही थी, तो उस जगह के ऊपर अगर कोई भी बॉलर अगर अच्छे बॉल करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, कोई डिफरेंट थिंकिंग के साथ अगर वो बॉलिंग करता तो शायद वो थोड़ा इकोनॉमिकल रहता। अदरवाइज यही कुछ होना था जो हमें रात को नजर आया। लेकिन अगर इसी पिच पे खेलना है, अगर इस तरह की हमें पिचेस मिलेंगी, देन यू थिंक कि लाइन एंड लेंथ की ही गेम है रादर पेस? ऑब्वियसली आप कहीं पर भी देखिए, सबसे ज्यादा सारा जो फोकस किया जाता है वो विद इन स्टंप्स। अब आमिर भी तो बॉलिंग कर रहा है ना। ओ यस, ठीक है। अब आपने आमिर का डिस्कशन कर ही दिया है शुरू, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर हैज ऑलवेज बीन वेरी वोकल। उन्होंने डिफरेंट शोज पे ये कहा है कि देखिए जी, अगर हम बात करें बाबर आजम की, वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अगर मैं बात करूं ओडीआई फॉर्मेट की और टेस्ट की, T20 में वो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो इतने थ्रेटनिंग नहीं है। 2023 में भी हमने देखा जब बाउंड्री हिट की बाबर आजम ने, तो उन्होंने ना गुस्से में, अगर आपको याद होगा, गुस्से की हालत में ऐसे करके बॉल फेंक दी थी। ये एक बड़ा ना ऑन फील्ड राइवलरी बन गई, लोगों ने बड़ी बातचीत करना शुरू कर दी इसके ऊपर। कल हमने दोबारा देखा किस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने थे। हम भूल गए थे कि सामने कौन सी टीम्स हैं, याद रह गया तो सिर्फ इतना, यहाँ बाबर है और यहाँ मोहम्मद आमिर है, और वो डक पे एक बार फिर आउट होते हैं। कवर ड्राइव उनकी फेवरेट शॉट है, लगा कि शायद ये चौका चक्का होगा, बट वो जनाब हु वाज द फील्डर, राइली रोसू, उन्होंने जनाब उसको कैच किया। सो हाउ डू यू सी देयर राइवलरी? बिकॉज मोहम्मद आमिर ने कल करके दिखाया कि ठीक है जी, आप किंग हैं, लेकिन मैं एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हूँ, मुझे लाइन लेंथ का पता है, एंड आई नो हाउ टू ट्रैप यू। He has lot of experience, स्पेशली वाइट बॉल से। वाइट बॉल पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट्स वो खेल रहे हैं, एंड ही नोज वेरी वेल कि मैंने किस बैटर को किस एरिया में बॉल करना है, किस एरिया में मैंने उस बैटर को जो है फंसाना है। जिस तरह वो बाबर आजम को आप देखें कि पहला ओवर कर रहे हैं, दूसरा नया बॉल ही उन्होंने स्लोअर वन कर दिया, जो उनकी फेवरेट शॉट है वहीं से उनको आउट कर दिया। तो मोहम्मद आमिर को अपनी बॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना इत्मीनान होता है, वो उसको है कि ठीक है 20 ओवर की क्रिकेट में अगर बाबर आजम खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर रहा है और पूरी दुनिया की लीग्स क्रिकेट खेल रहा है। तो किसी बॉलर को या बैटर को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो होता है, और मोहम्मद आमिर ने ये शो किया है। सो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमिर जितनी एक्यूरेट बॉलिंग कर रहा है, बाकी बाकी बॉलर्स ने भी अगर अच्छी बॉलिंग करनी है, वो उनको उसी लाइन और लेंथ के ऊपर अक्ल के साथ, दिमाग के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी इन पिचेस के ऊपर। क्योंकि अगर इन पिचेस के ऊपर वो इंटेलिजेंट, अगर कोई भी बॉलर होगा दिमाग से बॉलिंग करेगा, तो वो इकोनॉमिकल रहेगा, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, जहां ये बात हो रही है, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड भी कल कायम किया है बाबर आजम ने, जनाब 9th डक।
इससे पहले कामरान अकमल के पास ये एजाज तो नहीं कह सकते बट ये रिकॉर्ड था कि 8 कामरान अकमल के पास सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल वो भी। आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड कि एक तरफ से एक क्वेश्चन और साथ में इनका एक पॉजिटिव एलिमेंट। मुझे पता है हमेशा पाकिस्तान के क्रिकेट के एतबार से ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि 8 डक का पीएसएल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड था कामरान अकमल के पास। अब सरपास कर दिया गया बिकॉज बाबर आजम हैज बिकम द बैटर जिसने 9th डक का रिकॉर्ड बना लिया है। चलिए अब देखते हैं कौन सा नया बैटर है जो वो रिकॉर्ड तोड़ता है। ये क्रिकेट है, देखिए रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है सारा, चाहे वो अच्छे रिकॉर्ड हो या किसी भी तरह के रिकॉर्ड हो, वो बनते ही इसी सेंस में। जनाब थोड़ी देर में इट इज गोइंग टू बी द 4th मैच ऑफ HBL PSL सीजन 10 बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एक वो टीम है जिसने बड़ी क्या कहना चाहिए एक बुरी शिकस्त से 2-4 हुई वो। हालांकि हम चाह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स का स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा हो, बट इट वाज अ वेरी लो स्कोरिंग मैच। ऑन द अदर हैंड वी हैव क्वेटा ग्लैडिएटर्स जनाब, बड़े शान से वो आज आएंगे फील्ड पे, क्योंकि हम अबरार की बात करें, हम सऊद की बात करें, हम राजी रोसू की बात करें या फिर हम मोहम्मद आमिर की बात करें, उन सबकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। सो क्या लगता है आज कौन जो है वो थ्रेटनिंग बन सकता है, कौन सा प्लेयर लाहौर कलंदर्स से थ्रेटनिंग बन सकता है फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? देखिए यहाँ पे अगर पहले मैच लाहौर कलंदर की बात करें तो जितनी जल्दी फखर जमान ने की, मुझे लग रहा था जैसे उनकी कोई फ्लाइट है, अगर जल्दी ना गए तो उनकी फ्लाइट छूट जाएगी, इतनी जल्दी में मुझे बैटिंग करते हुए नजर आए। सो विच इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि देखिए बैकबोन है वो लाहौर कलंदर के। अगर फखर जमान ऊपर वाले ओवर्स में, पावर प्ले के ओवर्स में अगर वो रन्स करते हैं तो पूरी टीम को एक ठीक ठाक किस्म का जो है ना बैकअप मिलता है, उनको सपोर्ट मिलती है। जो मिडिल ऑर्डर जो बैटर हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि ऊपर से हमें एक अच्छा टारगेट मिल गया, एक टोटल मिल गया, अब हमने इसको कंटिन्यू करना है, एक अच्छे टोटल पे हमने फिनिश करना है। जब आपके पहले ओवर में फखर जमान जैसा जो सबसे मैं कहता हूँ कि तगड़ा प्लेयर है T20 क्रिकेट की, पूरी दुनिया की T20 क्रिकेट में, अगर वो अर्ली ऑन लाहौर कलंदर अगर उसको लूज कर देती है या वो आउट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रेशर है बाकी बैटर्स के ऊपर आएगा। तो ये वहां पे कल जो पहले मैच में हमने देखा लाहौर कलंदर ने यही गलती की। कोई भी इतना अच्छा बल्लेबाज नहीं होता कि नया बॉल इतना अच्छा 140 प्लस से अगर कोई भी फास्ट बॉलर गेन कर रहा है और वो जनाब पहली बॉल पे छक्के मारने शुरू कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको थोड़ा टेम्परामेंट के साथ खेलना पड़ता है, अगर थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा, फखर जमान को एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा लाहौर कलंदर को। और देखें सबसे कम स्कोर भी लाहौर कलंदर ने किया है पहले मैच में, तो इतना मुश्किल विकेट भी नहीं था। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमने देखा वही 141 रन का जो टोटल उन्होंने पूरा किया, बहुत आराम से खेल ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई उनको। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि क्वेटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर, क्योंकि लाहौर कलंदर ज्यादा एफर्ट करेगी, उसकी वजह यह है कि वो पहला मैच हार चुके हैं। और जो कॉन्फिडेंट होंगे वो जाहिर है, जैसे आपने भी बात की कि जाहिर है क्वेटा ग्लैडिएटर एक अच्छी फॉर्म में हमें नजर आए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रायली रूसो को देखें, वो जितना वो हार्ड हिटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में आके, फिर साउथ शकील बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इफ्तिखार, मतलब एक बड़ी बेहतरीन जो है स्क्वाड है क्वेटा ग्लैडिएटर का। और लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लाहौर कलंदर के अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा सारा जब वो मैच एक जीतेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि एक तरफ फखर का चलना, दूसरी तरफ शाहीन का विकेट्स लेना, बिकॉज़ शाहीन वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन फ्रॉम देयर टीम। यार शाहीन शाह अफरीदी तो आपके पिछले काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, और आपका जो मेन वेपन है, जो शाहीन शाह अफरीदी की एक बेहतरीन बॉल है, जो शार्प इन स्विंग होता है, वो हमें नजर ही नहीं आ रहा। आप देखें कि अगर अर्ली ऑन शाहीन अफरीदी को रन हो जाते हैं तो नीचे आपके पास कौन सा बॉलर है। आप जिस तरह पिछले मैच में हमने डेविड वीजे को देखा, जिस तरह मतलब उन्होंने उनकी दुर्गत बनी है, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार एक ओवर में 17 इस तरह की बॉलिंग जो है ना वो कर ली। आपने आसिफ अली को टीम में नहीं डाला जो T20 का सबसे अच्छा है। जानदाद को देखें कि अभी वो न्यूजीलैंड का टूर करके आए हैं, वो हार्ड हिटर बैटर हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही तो उसकी जो बैटिंग है। तो मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना अगर ये खेलेंगे, इस तरह बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, तो लाहौर कलंदर फिर उसी तरह फिनिश करेगी जिस तरह पिछले 2 सालों से कर रही है, या अर्ली ऑन जब PSL शुरू हुआ था 3-4 सालों में उन्होंने परफॉर्म किया था। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर जितनी मैच्योर, जितनी बेहतरीन स्क्वाड है, बहुत बड़ी जो एक हिकमत अमली है, बड़ी एक जबरदस्त किस्म की प्लानिंग के साथ लाहौर कलंदर को ग्राउंड में उतरना पड़ेगा उनके खिलाफ। ये मुझे ना लाहौर कलंदर के हालात देखते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात नजर आ रहे हैं। जब बाबर आजम और रिजवान नहीं चलते थे तो हम कुछ नहीं कर पाते थे। वही हो रहा है कि ये दे आर एक्चुअली रिलाइंग मोर ऑन फखर एंड हारिस एंड शाहीन, कि जी ये लोग चल जाएं, क्योंकि सिर्फ अब्दुल्ला शफीक तो कुछ नहीं कर सकता ना, अकेला
खड़ा हुआ था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। यू नीड अ पार्टनरशिप। तो जहां पार्टनरशिप की बात करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का मैच कुछ चेंज हो, कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो, नेल बाइटर हो और लाहौर के अंदर जाके है ना वो फाइट करें। देखिए अब्दुल्ला शफीक जिस अंदाज से खेला है उसकी क्लास नजर आई है सारा। मजा आया। हमने देखा यार मतलब ऐसे 173 173 के स्ट्राइक रेट के स्ट्राइक रेट से खेला, और जिस अंदाज से उन्होंने नसीम शाह को खेले, बाकी फास्ट बॉलर्स को खेल रहे थे पॉइंट में, कवर में, मिड ऑफ के ऊपर, जिस अंदाज से उन्होंने खड़े खड़े उन्होंने छक्के मारे वो अमेजिंग थी। लेकिन अब्दुल्ला शफीक क्या करेगा, सिकंदर रजा क्या करेगा? अब दो टॉप स्कोरर थे, एक ने 60 किया, एक ने 23 किया, तो बाकी जो बैटर्स हैं 8 नंबर तक लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन है। तो अगर लाहौर कलंदर ने मैचेस जीतने हैं तो इतनी बड़ी जो बैटिंग लाइन है उन्होंने अपने साथ लेके वापस नहीं जानी, उन्होंने खेलना है और उन्होंने परफॉर्म करना है। वो परफॉर्म करेंगे तो लाहौर कलंदर जो है एक अच्छी पोजीशन में आएगा, मैच जीतेगा। अदरवाइज बाकी टीमों की अगर हम बात करें तो बाकी टीमें भी बहुत तगड़ी टीमें हैं। अच्छा जी, वी हैव टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस शो, लेकिन जाते जाते आपसे जरूर पूछूंगी, हु इज योर प्लेयर ऑफ टुडेज मैच? व्हाट डू यू थिंक, कौन सा जो है ना वो गेम चेंजर साबित हो सकता है आज लाहौर कलंदर की तरफ से? तो ऑब्वियसली मैं बात करूं फ़खर जमान, और कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा वो रायली रूसो का। रायली रूसो का होगा जी। ऑलराइट जी, ऑन दिस नोट दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। डू गिव अस योर फीडबैक। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं राइट आफ्टर दिस मैच। कीप वाचिंग पब्लिक स्पोर्ट्स।